15 मिनट। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग अमरदीप जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज 15 मिनट देर से आप लोग जुड़े हैं और उसका कारण ये था कि रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो रिचार्ज करने में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन कोई बात नहीं है। कल दोनों सेशन, कल संडे है लेकिन संडे को क्लास ऑफ नहीं होगी नन्ही, क्योंकि कल जो है कल वॉइस ख़त्म करना है और थोड़ा सा तबीयत काफ़ी कुछ ठीक है। और वैसे चेहरे से तो पता नहीं चलता, क्योंकि अल्लाह मियाँ के कारखाने में मेरे जैसे चेहरे नामुराद चेहरे थोक के भाव बना करते हैं तो चेहरे से पता नहीं चलता है। चलो और शुरू करते हैं हम लोग। विक्टोरियन एरा के कुछ बैकग्राउंड की चर्चा कल हुई थी और कुछ आज हो जाती है, और इसके तुरंत बाद हम लोग विक्टोरियन एरा के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं टेनिसन, उसके विस्तार से चर्चा करते हुए फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग की, और जो नॉवेलिस्ट हैं उनकी भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ विक्टोरियन एरा का लिटरेरी ट्रेंड कैसा रहा है इसकी भी चर्चा होगी। मैं आप लोगों से बस केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और यकीन कीजिए ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती है वो कम से कम 25-30 किताबों का, न केवल अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का, बल्कि जो अलग अलग राइटर्स के ऊपर ऑथेंटिक राइटर्स ने लिखा है उन सब का निचोड़ आपके पास पहुँचता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि मुझे तत्कालीन इंग्लैंड के इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ा है। लैटिन लिटरेचर के तत्कालीन राइटर्स के भी जो है चर्चा के बारे में बहुत कमांड तो नहीं है, लेकिन अगर अंग्रेजी साहित्य में उनका कोई रिलेशन रहा है तो उनके बारे में भी अध्ययन करना पड़ा। और केवल कारण इतना ही था कि मैंने मेंस को इंग्लिश पढ़ाई दिल्ली में, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। साथ में फ्रेंच लिटरेचर का भी और रोमन लिटरेचर का भी जो है अध्ययन करना पड़ा। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो जुड़े हैं मुझसे, मैं पूरी तरह से न्याय कर रहा हूँ। हाँ, अगर कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि लिटरेचर तो अथाह सागर है, अगर उसकी एक बूंद भी हमको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप तक प्रामाणिक सूचनाएं पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं हम लोग विक्टोरियन एरा के कुछ और राइटर्स की, और उन्होंने किस तरह से विक्टोरियन लिटरेचर में रिलीजन और साइंस में कंप्रोमाइज़ का काम किया, क्योंकि विक्टोरियन एरा को एज ऑफ कंप्रोमाइज़ भी कहते हैं और एज ऑफ रिफॉर्मेशन की कल चर्चा हो गई थी। एज ऑफ मूवमेंट, 4 मूवमेंट हुए थे, ऑक्सफर्ड मूवमेंट, एस्थेटिक मूवमेंट, और साथ में एक और मूवमेंट जिसको आप PRB के नाम से जानते हैं, प्रेरेफ्लाइट ब्रदरहुड का मूवमेंट। तो ये 4 मूवमेंट हुए थे, जिस कारण से विक्टोरियन एरा को एज ऑफ मूवमेंट भी कहा गया। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बोर्ड के ऊपर एक नज़र डालते हुए। कल हम लोगों ने चर्चा की कि डार्विन ने अपनी रचना का प्रकाशन करवाया था, द थ्योरी ऑफ स्पीसीज। विद पब्लिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ स्पीसीज, द डिवाइन थ्योरी ऑफ बाइबल शेल्टर।
जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रकाशन के साथ साथ जो बाइबल का दिव्य अवतार का सिद्धांत था वो पूरी तरह से बिखर गया। कारण कि बाइबल, केवल बाइबल की ही चर्चा नहीं करूँगा, जितने भी दुनिया के धर्म हैं वो सब मिथिकल हैं, कपोल कल्पित हैं, उसमें फैक्ट्स और फिक्शन का मिश्रण होता है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, विज्ञान बढ़ता है, तो बहुत से जो मिथिकल कंसेप्ट हैं जीवन और जगत के संबंध में, वो धारणाएँ टूटती जाती हैं। और इसी के साथ साथ मेंस फेथ इन गॉड आल्सो शैटर्ड। मनुष्य जो 19वीं सदी तक ये मानता था कि एवरीथिंग इज परवेटेड, डोमिनेटेड एंड क्रिएटेड बाय गॉड, दिस कंसेप्ट आल्सो शैटर्ड एंड पीपल बिकेम एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, कोई बताए मुझे? एग्नोस्टिक क्या होता है? अगर मेरी बात कोई सुन रहे, आप तक पहुंच रही हो तो बताएं। सॉरी डियर, उसको अथीस्ट कहते हैं। अथीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, नास्तिक, दोज हु डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये भी अवधारणा सही नहीं है। देखिए, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि एक तो गेय होता है। गेय का मतलब जो जाना पहचाना हो, जिसके बारे में जानकारी हो। एक तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, उसको थीस्ट कहते हैं। दोज हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देयर बिलीफ इज हाफ बिलीफ, क्योंकि वो ईश्वर की अनुभूति उनके पास नहीं होती है। देयर इज नो इनर रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दे एक्सेप्ट वट एवर इज रिटन और वट एवर इज सेड। जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है ईश्वर के संबंध में, उसको वो बिना अनुभव के मान लेते हैं। ऐसे लोग थीस्ट होते हैं। एंड दोज हु डाउनराइटली रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दे आर कॉल्ड अ थीस्ट, नास्तिक जिसको कहते हैं। लेकिन वो भी अधूरे हैं। क्यों? ईश्वर है या नहीं है, इनका इस बात का उनको पता नहीं। कुछ लोग इनकार कर देते हैं, उनके इनकार करने के कारण वो लोग ईश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं। तो ऐसे लोग भी अधूरे हैं। थीस्ट भी अधूरा होता है और थीस्ट भी अधूरा होता है। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक पर्सन होता है वो एग्नोस्टिक होता है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछें कि वेदर देयर इज गॉड, ही विल कीप मम, ही विल बी साइलेंट। अगर आप ये कहें कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर है नहीं, he will not follow you blindly, बिल्कुल आँख मूंद करके आपकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। उसका सिर्फ इतना ही कहना होगा कि some say that there is God and some denies the existence of God, until and unless I personally realize whether God exists or not। तो ऐसे ही व्यक्ति को क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। जो ईश्वर है इस बात को भी स्वीकार नहीं करता, ईश्वर नहीं है इस बात को भी नहीं मानता। उसका कहना यह होता है कि जब तक मुझे व्यक्तिगत अनुभूति ना हो जाए तब तक ईश्वर है या नहीं है, इसके वाद विवाद में मैं नहीं पड़ता। ऐसे लोग एग्नोस्टिक। और एग्नोस्टिक लोग व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूँ तो सबसे प्रिय लोग होते हैं। एक बड़ी बेहतरीन बात लिखी है एंड्रेजेस बीनिस्को ने। एंड्रेजेस बीनिस्को ने एक बात लिखी है कि इट अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड मॉरलिटी। कौन सी किताब? थ्योरी ऑफ स्पीशीज, डार्विन ने जो लिखा, उस किताब ने पूरी तरह से जो पारंपरिक धर्म थे और नैतिकता की बातें थी उसको बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया।
एंड दैट मैन वॉज नो मोर देन टॉकिंग मंकी। और डिनिस्को ने ये भी कही कि मनुष्य कुछ नहीं है बल्कि एक बोलता हुआ बंदर है, नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। बाइबल ये कहती थी कि एवरीथिंग एंड वेदर माइक्रो और मैक्रो इज क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन डिनिस्को कहता है कि थ्योरी ऑफ स्पीशीज ने सारे दैवी सिद्धांतों को ध्वस्त किया और मनुष्य ईश्वर की रचना नहीं है। 1836 में आल्डोस हक्सले, जो कि नास्तिकतावादी दर्शन का प्रवर्तक था, आल्डोस हक्सले ने अपनी किताब का पब्लिकेशन कराया मेंस प्लेस इन नेचर, कि प्रकृति, विराट प्रकृति में मनुष्य का स्थान बिल्कुल नगण्य है। God did not create man, nature created man, and in limitless compass of nature, man occupies the place like a god. डेविड फ्रेडरिक ने एक और किताब लिखी, लाइफ ऑफ जीसस, which questioned the divine incarnation of Jesus. लाइफ ऑफ जीसस में डेविड फ्रेडरिक ने ये दिखाया कि बाइबल जो जीसस के दिव्य अवतार की, इंकारनेशन कहते हैं अवतार को, दिव्य अवतार की बात करता है, इसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और फीवर फियर बैक ने एक किताब और लिखी। दोनों किताबों का जो है प्रकाशन वो 1800 सॉरी डियर, मैं गलत सूचना नहीं दे पाऊंगा, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, डिनाउंस्ड मिरेकुलस डीड ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, जो ईसाई संत थे जिन्होंने अपने जीवन में चमत्कारिक कारनामे अंजाम दिए थे, उसको पूरी तरह से निंदित किया और उन बातों को जो है खंडित किया। तो एक तरह से ये देखा जाए कि विक्टोरियन दौर में जो भी रचनाएं लिखी गई वो सब के सब धर्म और ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध एक तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए गई। लेकिन इन सब घटनाओं ने तत्कालीन विक्टोरियन लिटरेचर के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं लिटरेरी ट्रेंड ऑफ विक्टोरियन एरा। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? हेलो, ये साफ सुनाई पड़ रहा है? अच्छा। अब हम लोग आते हैं लिटरेरी ट्रेंड ऑफ विक्टोरियन एरा। एक बात और इसी के साथ बता दूं कि लिटरेचर केवल साहित्यिक रचनाओं और उसके लेखकों से रिलेटेड नहीं होता है। किसी भी देश काल का साहित्य तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से अवश्य प्रभावित होता रहता है और किसी समय विशेष में जो रचनाएं होती हैं, जो सिद्धांत प्रोपेगेट किए जाते हैं, वो निश्चित रूप से लिटरेचर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते आपको सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड की भी जो है जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तभी आप किसी समकालीन लिटरेचर के प्रति न्याय कर सकते हैं। नहीं तो केवल एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जाएगी कि किस लेखक ने कौन सी रचना लिखी, बस इतनी है। पहली बात तो यह है कि फ्रेडरिक सीज बड़ी महत्वपूर्ण बात फ्रेडरिक ने कही है। द लिटरेचर ऑफ 20th century was grounded in Victorian literature. It was brilliant
कॉम्प्लेक्स, compromised and agnostic। बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अगर देखा जाए तो 20वीं सदी का जो लिटरेचर था वो पूरी तरह से उसका बीजारोपण विक्टोरियन लिटरेचर में हो गया था, और विक्टोरियन लिटरेचर पूरी तरह से ब्रिलियंट, कॉम्प्लेक्स, कंप्रोमाइज्ड और एग्नोस्टिक था। क्या इतने स्टेटमेंट में फ्रेडनिक ने अगर देखा जाए तो तत्कालीन विक्टोरियन लिटरेचर की जो रुझान थी सबको व्यक्त कर दिया है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग विक्टोरियन एरा a new genre of literature पोएट्री किया जाए, लिटरेचर की बात छोड़िए, एक इको आ रही है वो करके देखता है। A new genre of poetry came into existence बता सकते हैं विक्टोरियन दौर में एक नई तरह की कविता का जन्म हुआ था। वो कौन सी कविता थी? आप लोगों में से कोई जवाब दें। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। काव्य की एक नई धारा का प्रचलन हुआ, वो क्या था? ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में विस्तार से अंग्रेजी साहित्य में कितने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे गए हैं। और एस्टैब्लिश्ड बाई, किसने एस्टैब्लिश किया था? जी, बाई ब्राउनिंग। और ब्राउनिंग को क्या कहा जाए? फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। बस इतना जरूर मित्रों भरोसा दूंगा कि सिलेक्शन मुझे सबका करवाना है। नोट कर लें टाइम का। हो गया हो तो मिटा दें दोस्तों, फिर आगे चर्चा किया जाए। और इसी के साथ R.L. स्टीवेंसन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बोलिए। R.L. स्टीवेंसन किस तरह का लेखक था? सौरभ डियर, साहित्य केवल सूचना नहीं है,
बल्कि उसमें गहराई है। जैसे अगर हम आर.एल. स्टीवेंसन की दो बातें कह दें, दो रचना उसकी प्रसिद्ध है, ट्रेजर आइलैंड और डॉक्टर जेकिल एंड हाइड, तो उन सब चीज़ों में है क्या, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादातर टीचर, माफ़ कीजिएगा, बस सिर्फ सूचना आप तक पहुंचा देते हैं, ना तो उस रचना के बारे में खुद उनको जानकारी होती है, और अपने स्टूडेंट तक जो सूचनाएं पहुंचाते हैं वो 70%, और 70% में भी स्टूडेंट केवल 50% ग्रहण कर पाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिंदा रहा तो सिलेक्शन तो करा दूंगा, ये मैं दावा करता हूँ, लेकिन टीचर आपको बनना होगा। सिलेक्शन करवा सकता हूँ, लेकिन टीचर आपको खुद को बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर मुझे ज़रा सा भी आप कोई सम्मान और मान देते हैं तो इतना ज़रूर कीजिएगा कि अपने सब्जेक्ट के साथ पूरा न्याय कीजिएगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ न्याय कीजिएगा। है आर.एल. स्टीवेंसन एस्टैब्लिश्ड अ न्यू लिटरेरी ट्रेंड, a new literary trend related to split personality. Split personality. इसको आप साइकोलॉजी, रिलेटेड टू साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। by writing a novel, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. आर.एल. स्टीवेंसन ने एक नए तरह की रचना पेश की विक्टोरियन दौर में, जो कि स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर आधारित है। हिंदी में इसको कहते हैं खंडित व्यक्तित्व, और खंडित व्यक्तित्व का सिद्धांत फ्रायड ने दिया था, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। खंडित व्यक्तित्व अगर देखा जाए तो दुनिया में प्रत्येक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, वो खंडित व्यक्तित्व का होता है। इसलिए खंडित व्यक्तित्व का होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो व्यक्ति होते हैं। एक तो उसका सामाजिक व्यक्तित्व होता है और दूसरा व्यक्तिगत होता है। आपने अक्सर ऐसे भी व्यक्तियों को देखा होगा जो आपसे मिलते हैं, अगर सड़क पर या किसी मीटिंग में, सभा सोसाइटी में, तो बेहद औपचारिक रूप से बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत रूप उनका आपके सामने आता है, लेकिन वही व्यक्ति जब खुद के साथ जीता है तो वो अलग ढंग का होता है। तो वास्तविक व्यक्ति हमको कहाँ मिलता है? वास्तविक व्यक्ति कभी भी अपने ड्राइंग रूम में नहीं मिलेगा। ड्राइंग रूम में उसका जो है बाहरी रूप, जिसको अफेक्टेशियस पर्सनैलिटी कहते हैं, वो रूप नज़र आता है, लेकिन वास्तविक व्यक्ति जो है वो अपने बेडरूम में मिलता है। ड्राइंग रूम में जो व्यक्ति बैठा है आपके सामने, वो बिल्कुल झूठा है, और व्यक्ति किस तरह से रहता है अपने साथ जब जीता है, वही उसका वास्तविक स्वभाव होता है। तो डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन जब वास्तव में डॉक्टर के रूप में समाज में आता है तो इतना सभ्य सुसंस्कृत होता है कि एक मॉडल के रूप में अपने आप को पेश करता है लोगों के सामने। लेकिन जब वो खुद के साथ रहता है तो बड़ा क्रूर और वहशी किस्म का इंसान होता है। तो एक नए तरह का साइकोलॉजिकल लेखन की शुरुआत हुई विक्टोरियन एरा में, और पूरी तरह से विकसित हुआ 20वीं सेंचुरी यानी कि मॉडर्न लिटरेचर में, जिसके बारे में मॉडर्न पीरियड में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में आर.एल. स्टीवेंसन ने एक दूसरी भी रचना लिखी थी, ट्रेजर आइलैंड।
ट्रेजर आइलैंड। साथ में विक्टोरियन एरा में एक लेखक ऐसा भी हुआ जिसको लुइस कैरोल कहते हैं। बोलिए लुइस कैरोल की कौन सी रचना है? बोलिए। आपने एलिस इन वंडरलैंड पढ़ा है? एलिस इन वंडरलैंड। ये अक्सर पूछा जाता है, वैसे केवल रचना के बारे में पूछते हैं, एलिस इन वंडरलैंड में है क्या। और अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से दुनिया एक तरह की वंडरलैंड है, और उसमें व्यक्ति जो है निश्चित रूप से जिसको एलिस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, इस दुनिया के आश्चर्यजनक जंगल में व्यक्ति एक बेहद बच्चे की तरह से हर चीज़ को, कितना बचा हुआ है? 10 मिनट अभी बचा है, तो चलो शुरुआत हो गई। खैर मित्रों, अब हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर, टेंशन। पानी है क्या? थोड़ा पानी डाल दो। The representative poet of Victorian era. Born in 1809 and died in 1892,